के लिए। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात अब हज 2023 की करते हैं, क्योंकि हज 2023 आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे सामने आ रहा है और सऊदी हुकूमत की तरफ से भी इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। और इस बीच रियासती हज कमेटी ने भी कमर कस ली है। मरकजी हज कमेटी की लगातार मीटिंग्स के बाद रियासती हज कमेटी ने भी तैयारियां की हैं और इस बार कुछ नई चीजें भी सामने आ रही है, क्योंकि मरकजी हज कमेटी और रियासती हज कमेटी के मीटिंग्स तो हो ही रही थी, लेकिन सऊदी अरब से भी कुछ नए फरमान आए हैं जिनका इतलाक इसी साल से होना है। तो इस सिलसिले में अरेंजमेंट्स क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ और कुछ किया जा सकता है और क्या नया है इस बार, उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। हम सीधे चलेंगे हज और जहां से हमारे साथ सफीना बेग साहिबा है, चेयरपर्सन है हज कमेटी ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, और पिछले कई दिनों से लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, अरेंजमेंट्स को देखा जा रहा है, अगरचे भी थोड़ा सा वक्त हमारे पास जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया सफीना बेग साहिबा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सफीना जी, बस्ते हज कमेटी के चेयरमैन इस वक्त आप हमारे साथ हैं, तो बताइएगा कि इस साल जब हम साल 2023 की बात करते हैं, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक तैयारियां किस तरीके की हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी एश्योरेंसेस बहुत ज्यादा मिलती है, उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं लूप होल्स भी होते हैं। खुद आपको भी उनसे बाखबर हुई होगी जब आपने मीटिंग्स दी होंगी, तो इस बार क्या कुछ नया है जो कुछ देखने को मिल सकता है? बहुत बहुत गौर अस्सलामुअलैकुम जी। देखिए, जो हज पॉलिसी होती है वो हर 5 साल के बाद बदलती है। तो ये जो पॉलिसी नई आई है, इसकी 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले ये है कि जो 70 साल से ऊपर कोई भी होगा, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। तो उसमें ये है कि 3 कैटेगरीज में है। 2 कैटेगरीज जो है जिनमें पूरा नहीं लगेगा और एक जो जनरल कैटेगरी है जिसमें पूरा आप जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 70 साल से ऊपर अगर है कोई, तो उसको कोई कुरा नहीं लगेगा और उसके साथ कंपेनियन भी जा सकता है, उसको भी कुरा की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जैसे पहले जो लेडीज थी वो नहीं जा सकती थी विदाउट महरम, और अगर जाना चाहती लेडीज कोई जाना चाहती है तो उसको सेम डिस्ट्रिक्ट से 3 औरतें और होनी चाहिए थी, और एक ग्रुप की सूरत में 45 साल से ऊपर मैं कह रही हूँ, जिनकी एज 45 ईयर्स अबव हो। तो वो एक तब्दीली इस पॉलिसी में आई है कि पहले इनको क्या करना पड़ता था कि एक ही डिस्ट्रिक्ट की 4 औरतें होनी चाहिए थी, फिर वो अप्लाई कर सकती थी। आज कोई भी औरत अप्लाई कर सकती है और जो ग्रुप बनाता है वो ग्रुप हज कमेटी या पीडीएफ खुद बनाएगी। एक ही और तब्दीली आई है, इससे भी पूरा नहीं लगेगा। इससे मजीद जो मैं आपको बताऊं, जो एक और तब्दीली है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये होता है कि अगर किसी ने हज कमेटी ऑफ इंडिया से ये किया हो हज, तो वो दोबारा हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज नहीं कर सकता, प्राइवेटली कर सकते हैं जी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी औरत ने जो है हज नहीं किया है, या हस्बैंड ने किया है, वाइफ रह गई है या कोई, तो इस तरीके की औरत जो है वो अपने साथ किसी को साथ कंपेनियन ले जा सकती है हज परफॉर्म करने के लिए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये कुछ तब्दीलियां हैं और बड़ी और एक तब्दीली है जिससे जो कुछ चंद दिनों से मैं एक थोड़ा कंट्रोवर्सी देख रही थी किसी जगह, वो ये है कि इन्होंने जी 2100 रियाल जो है वो क्या किया है कि वो अब हाजियों को नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये कहते हैं कि जब लिटिल इंफॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस। इसमें इंटेंशन ये था कि बहुत सारे लोग जो थे, जो 2100 रियाल है ये ठीक ठाक अमाउंट हो जाता है, कुछ लोग जो है वो मजबूर हो जाते थे, नहीं अरेंज हो पाता था, तो इन्होंने ये एक फ्लेक्सिबल रखा कि आप जो है ज्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अब इसको इजी करना है, इसको मुश्किल नहीं बनाना है हाजियों के लिए। वो इस तरह इजी हो पाएगा कि एक तो आपको पता है डेजिग्नेटेड जो बैंक हैं उसमें ही अपना पासपोर्ट लेके जा सकते हैं और आराम से जो है ये एक्सचेंज कर सकते हैं, करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम काउंटर इंशाल्लाह खोलेंगे जब ये सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद हमारे यहाँ भी काउंटर्स होंगे हज हाउस पे, वहाँ भी एक्सचेंज करवा सकते हैं। ऑनलाइन इसलिए कर दिया कि लोगों को 300 प्रोसेसिंग फीस भरना पड़ता था, मतलब हजारों की तादाद में लोग अप्लाई करते थे हज के लिए, तो वो 300 रुपया जो है वो भी इन्होंने खत्म कर दिया और प्रोसेसिंग फीस ना करके इसको ऑनलाइन कर दिया। तो बहुत सारी जो है तब्दीलियां तो आई हैं, बाकी मैं आपको लूप होल्स का अभी नहीं बता सकती हूँ। जब इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है एज चेयरपर्सन, मेरी ये कोशिश है डे 1 से कि इस हज इंशाल्लाह जिस जर्नी पे लोग जो जाएंगे उनको फैसिलिटीज बेहतर मिले, उनका जो जर्नी हो वो कंफर्टेबल रहे, उनका स्टे वहाँ कंफर्टेबल रहे, और उस पर इंशाल्लाह जो है मैं एज चेयरपर्सन काम करूँगी।
सफीना जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, ये तो ओवरऑल तैयारियां और कंट्रोवर्सीज की आपने बात कही है, लेकिन जब हम हज हाउस की बात करते हैं, एक वाहिद हज हाउस हमारा श्रीनगर के अंदर है और एंटायर यूनियन टेरिटरी की आबादी जिन्होंने हज के लिए जाना उन्हें वहां पर आना पड़ता है, तो क्या हम इस बार फुल्ली प्रिपेयर है, गियर अप है, सिस्टम इतना जो पिछली बार हमने खामियां देखी थी वो इस बार ना हो, क्या कुछ अरेंजमेंट्स वहां पर होंगे? एक और कुल मिलाकर ये जो विंडो ओपन किया गया है, कितने हजार लोग इस बार जम्मू कश्मीर से जाएंगे? देखिए, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने की वजह से हमारा ये होता था कि पहले जो हमारा शेयर मिलता ना वो 5-1 हजार तक होता, लेकिन फिर बीइंग मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट 2000 हमको एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन जो हमें अंदाजा है और जो कि हमें लगता है कि हमें तकरीबन 10 से 1 हजार तक जो है हमें शेयर मिलेगा इस बार। हमने कोशिश की थी, लास्ट टाइम भी हमने जब हमारी मीटिंग हुई थी ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ, वहां हमने बहुत सारी चीजें रेज की, वो मैं बताऊंगी आपको। मुझे ये अंदाजा है कि 10-1 हजार तक जो है इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर से जाएंगे। वो बाकी डिफरेंस का मैं आपको एक बता दूं, लास्ट ईयर कोविड था, आपको पता होगा, कोविड के बावजूद जो वहां पर जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वहां पे लोग आके उन्होंने स्टे किया, वो लोग वहां रहे, वहां पे उनको इन एडवांस आना पड़ा। तो अल्लाह का शुक्र है इस साल तो ऐसी कोई मुश्किल मुझे नजर नहीं आती। मैं कोशिश करूंगी कि लोगों को तकलीफ नहीं। अच्छा, इस बार भी इमिग्रेशन क्लियरेंस हज हाउस के अंदर ही होनी है जो हम लास्ट ईयर देखते थे, या प्रीवियस सिस्टम था, या कुछ नया है इसमें? नहीं, सब चीजें वैसी ही होंगी, बिल्कुल वैसे ही होंगी सारी चीजें, और आप देखेंगे इंशाल्लाह बेहतर होगी। अच्छा जी, सफीना जी, ये भी जरा बताइएगा, जब हम नेशनल हुकअप की पॉलिसीज को देखते हैं और इस बार जब हम जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, तो जम्मू से भी आवाज आ रही है कि जनाब एक हज हाउस का क्या वहां पर भी हो, तो क्या इस तरीके का कोई प्रोग्राम हज अथॉरिटी का है कि एक अलहदा तौर पर वहां पर भी बनाया जाए ताकि वहां के हाजी साहिबान को भी थोड़ी सी राहत मिल सके? वहाँ एक औकाफ की प्रॉपर्टी है जो वहाँ पे फंक्शनल होता है एज हज हाउस, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये इतना बड़ा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी हज कमेटी जो चलती है इसके लिए कोई बजटी प्रोविजन तो है नहीं। ये यहाँ पे जो मुलाजिम है, जो हमारी फीस आती थी, प्रोसेसिंग फीस या बाकी चीजें होती थी, इसी से यहाँ की जो हमारे एम्प्लॉयज है इनको चलती है, सैलरी भी चलती है, और उसके साथ साथ हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट भी होता है। मैं इस हवाले से कुछ मैंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो मैंने एलजी साहब से भी बात की है, और उसके बाद मैंने कुछ कंसर्न ऑफिसर से भी बात की है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं यूटिलाइज करना है, इसके बाद भी रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, और वो रेवेन्यू जो है वो लोगों की और हाजियों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो। तो किस तरीके का प्रोग्राम है कि जो आप चाहते हैं कि एसेट्स राउंड द क्लॉक यूज में हो? देखिए, एक तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है हज हाउस का जी, बुन्ना में जो है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए। इस हवाले से मैंने डीसी श्रीनगर से और तमाम जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, मैं रिसेंटली मैंने डीसी साहब से बात की जो शालीमार यूनिवर्सिटी के हैं, इन सबको मैं बुला रही हूँ। एक तो इसकी फेस लिफ्टिंग करनी है, मैं इनसे पैसा नहीं मांग रही हूँ, मैं इनसे सिर्फ कह रही हूँ कि मुझे इसकी फेस लिफ्टिंग करके दे दीजिए। मैं साथ में ये भी बताऊं कि मुझे ये एश्योर किया है ऑनरेबल एलजी साहब ने कि आपको जितना पैसे की जरूरत होगी इसकी मेंटेनेंस के लिए या बाकी जो कुछ करना है वो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो मेरे जहन में है, मेरे साथियों के जहन में है, वो ये है कि इसमें ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बेकार है, यूज नहीं होता है बाद में। तो इसमें आप देखें कि प्राइवेट होटल्स में जब कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लाखों के हिसाब से ये पेमेंट करते हैं। मैंने ऑफिसर से बात की, जो लोकल वहाँ ऑफिसर्स थे, मैंने उनसे कहा कि इसको डिजिटल करने की जरूरत है, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं गवर्नमेंट की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे पास बड़े बड़े हॉल है, इसको यूटिलाइज करें। इसी तरह जो मैरिज का था, जैसे मैरिज के लिए 35,000 लिया करते थे, बाकी होटलों में और मैरिज हॉल्स में जाइए वो लाखों के हिसाब से इनसे लेते हैं। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करके, क्वालिटी बेटर करके जो है हम जो है एज पर उसके चार्जेस लगाएंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट फर्दर जनरेट हो सकती है, और दूसरा जो है मेंटेनेंस भी रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, और हाजियों को बेटर फैसिलिटीज भी मिलेंगी। चलिए, ये तो रेवेन्यू जनरेशन की बात हुई, तो प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है जी? कब हाजी साहिबान के वो टीकों का सिलसिला होगा, और तरबियत के हवाले से क्या कोई शेड्यूल तरतीब दिया गया है? देखिए, अभी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रही है, अभी तकरीबन 11,000 कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें 6,000 कुछ जो है उनको कवर मिला है, और
मुझे उम्मीद है कि शायद हो सकता है डेट एक्सटेंशन हो, अभी उसमें क्लियरिटी नहीं है, 10 तारीख तक का डेट, लेकिन मुझे लगता है ये एक्सटेंड करेंगे। और इसका फिर एक प्रोसेस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो सिलेक्टेड लोग होंगे उसके बाद उनका ट्रेनिंग होगा। खुदामुन हजाज के हवाले से अभी तो नहीं गाइडलाइंस आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कोई आ जाएगी सर्कुलर उनके हवाले से किस तरीके से होगा, फिर उनके साथ होता है उनकी ट्रेनिंग। इसी तरह जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके थ्रू यहाँ कहना चाहती हूँ वही पासपोर्ट्स को लेके है। आज सुबह ही मैंने पासपोर्ट ऑफिसर से बात की। ऐसा होता है कि कुछ लोगों को एक्सपायर हो जाते हैं, ये जब आप इंटरनेशनल जर्नी करते हैं तो 1 साल का टाइम होना चाहिए आपको वापसी का भी। उसमें मैंने रिक्वेस्ट किया उनको, मैंने उनसे कहा कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने भी आपको लिखा हुआ है कि आप उसको एक्सपेडाइट कीजिए। फिर मैंने अपने यहाँ पे जो हेड है पुलिस के हेड है, सीआईडी के हेड है, उनसे भी रिक्वेस्ट किया है, मैसेज उनको किया है कि जल्दी से जल्दी इनके पासपोर्ट जो है वो इनको मिलने चाहिए। ये जो इनकी वेरिफिकेशन का सिलसिला है, लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था कि लास्ट ईयर उन्होंने हज के लिए दे दिया था, पासपोर्ट इशू किया था पेंडिंग वेरिफिकेशन फॉर 1 ईयर। अब मैं उनसे यही गुजारिश करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके जो पासपोर्ट्स का जो हमारा मसला आ रहा है इसकी वेरिफिकेशन जो है वो फास्ट ट्रैक पे करके जो है हाजियों को जो जाना चाहते हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको पासपोर्ट मिलना चाहिए। अच्छा सफीना जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि अब ऑनलाइन सारा है, नेशनल हुकअप पर भी ऑनलाइन ये है, हज कमेटी ऑनलाइन सी फॉर्म ले रही है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए क्या कोई असिस्टेंस है आज के दिन में हज हाउस के अंदर? हो सकता है किसी का ना हो या समझ ना आती हो, कोई बुजुर्ग हो घर में और इस तरीके की आईटी की पूरी प्रॉपर नॉलेज ना हो, तो क्या हमारे पास कोई हेल्पिंग हैंड है वहां पर? बिल्कुल, नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, और बहुत फोन भी आते हैं, मुझे जाती तौर पे फोन आते हैं। हमारे हज ऑफिसर्स वहां बैठे हैं और संडे को भी नहीं, इस संडे को सिर्फ उन्होंने छुट्टी की थी, लेकिन अब आगे जो आने वाला आप देखेंगे संडे भी ऑफ नहीं होगा हमारा। मैंने पहले भी उनसे कहा कि अगर कोई आपको डिफिकल्टी आती है तो आप हज हाउस जो है वहां पर हमारे सारे लोग बैठे, हज ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, वो जिस पासपोर्ट के लिए हमारे यहाँ से लेटर्स जाती है पासपोर्ट ऑफिसर को, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, तो उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो यानी ये अभी हमारे पास है सिस्टम हज हाउस के अंदर, अगर किसी भी हाजी साहब ने जाना है और कोई दिक्कत आ रही है उसको, तो वो ग्रीवेंस सेल जो आपका बना है वहां पर हज ऑफिसर जो है वो एड्रेस इसको कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं वहां पे और उनकी ग्रीवेंसेस वहां एड्रेस होती है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन हो गया तो कोई सुनवाई नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उनको कोई मुश्किलात है, जनाब अकोमोडेशन की भी बात करें, अक्सर ये शिकायतें आ रही है कि जनाब हम बुकिंग तो कुछ करते हैं लेकिन वहां जाके अल्लाह के हवाले ही सारा कुछ होता है और बाद में पूछने वाला भी कोई नहीं होता। अक्सर ये शिकायतें आती हैं अक्रॉस द नेशन, जब आप किसी से भी बात करें। तो ये इस बार दिल्ली से भी एश्योर किया जा रहा था मिनिस्ट्री की तरफ से कि नहीं जनाब जो कुछ है जहां पर है वहीं पर होगा। तो इसको प्लग इन करने के लिए 100% क्या तैयारियां हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की, चूंकि आप वहां पर भी रुकन है, और हमें स्टेट लेवल पर क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैं चेयरपर्सन बनी तो मैंने एक ईमेल क्रिएट किया और मुझे अक्सर ये शिकायत कि जो खुदामुन हजाज यहाँ से जाते हैं ये वहाँ खुद अपने में बिजी हो जाते हैं और हाजियों को अल्लाह की मर्जी पे छोड़ देते हैं। बुजुर्ग होते हैं हमारे जो है हाजी ज्यादातर, उसके बाद बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं होते, हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं। तो मैंने अपनी पहली मीटिंग जब हमने ली, आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग पे देख सकते हैं, उसमें हमने ये कहा था, इवन जो हमारी मीटिंग जब वहाँ मिनिस्टर साहिबा के साथ हुई वहाँ भी हमने कहा था कि इस चीज पे खास नजर रखने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है ऐसे लोगों की जो यहाँ से तो एक पर्पज से जाते हैं और वहाँ पे फिर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट हाजियों को नहीं मिलता है। हमने पूरी कोशिश की है, इनफैक्ट मेरा ये था कि रिपीटर्स नहीं होने चाहिए। अभी उस हवाले से कोई सर्कुलर नहीं आया है, लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए ऐसे लोगों की। और मैंने जो अपने टीम को बोला है वो ये बोला है कि जिस वक्त इंशाल्लाह ये फाइनलाइज हो जाएगा, ग्रुप बन जाएंगे, उसके बाद हम 24/7 हमारा जो है यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप चलेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप चलेंगे थ्रू टेक्नोलॉजी, हम इन टच रहेंगे उन हाजियों के साथ। साथ में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर यहाँ से भेजना है, इस बारी सोचा है कि वो भेजेंगे। उसका ये रहेगा, हमें एडवांटेज रहेगा कि ये सारा जो है ये जो खुदामुन हजाज जो जाते हैं साथ, उन पे नजर रहेगी उनकी एक्टिविटीज पे और हाजियों को भी फायदा पहुंचेगा। तो एकोमोडेशन को लेकर भी सवाल था, उस पे क्या कुछ सारी चीजें उसमें आ जाती है, एकोमोडेशन आ जाता है। देखिए, एक दो चीजें मैंने और वहां पे उठाई थी, अभी उसमें क्लियरिटी नहीं आई। एक ये है कि जो अजीजिया से लेके हरम तक जो है वहां पे हमें पूरे कंट्री को, मुल्क की बात कर रही है, 2 गाड़ियां चेंज करनी पड़ती हैं।
जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं उनको एक ही गाड़ी जो है उस 2 गाड़ियां चेंज नहीं करनी पड़ती। इससे बड़ी हाजियों को मुश्किलात आती हैं। हमने ये बात भी वहाँ रेज की है, मुझे अभी उसमें कोई क्लैरिटी नहीं आई है क्योंकि ये पूरे देश की बात है। साथ में मैंने एज जम्मू कश्मीर की तरफ से ये बात की थी कि अगर आप सूदिया एयरलाइंस जो है सारे हिंदुस्तान में सूदिया एयरलाइंस आपको कोई मुश्किलात नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों मुश्किलात हैं? क्योंकि वो कंफर्टेबल फ्लाइट है। अक्सर हाजियों ने ये कहा था कि हमें जो स्पाइस जेट जो है वो अनकंफर्टेबल है। अब वो थ्रू टेंडरिंग होता है और वो एविएशन मिनिस्टर जो है, एविएशन मिनिस्ट्री करती है, उसका भी एक डेट है जब टेंडर डालेंगे, कौन सा होगा, टेंडर से होगा। मेरी ये गुजारिश है उनसे, मिनिस्ट्री से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप तो कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब आपको यहाँ तो कोई इस किस्म का ये नहीं डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर कोई अलग थोड़ा है हिंदुस्तान से कि यहाँ पे सऊदी एयरलाइंस नहीं आ सकती। जी, दुबई के लिए जब आ सकती है तो सऊदी एयरलाइंस भी आए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालकर ये 2-3 मिनट बात करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आगे और भी सवाल आते रहेंगे तो आपके पास और भी आते रहेंगे।